जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल हमारी लाइव क्लास होने वाली थी पर किसी वजह से वो नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ आज और कल आपको ये 2 दिन ज़रूर क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके बाद आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी मैं कोशिश पूरी करूँगी लाइव क्लास के लिए। ठीक है, थोड़ा बाहर जाने का प्लान बन गया है और कुछ है, फंक्शन है, एक ज़रूरी है, ख़ास लोगों में है, तो इसलिए जाना बनता ही बनता है। जो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? ए है एसीटेट, बी है एक्रिलिक, सी है रेयॉन, डी है नायलॉन। ठीक, तो यहाँ पर आज और कल तो आपको वीडियो मिलेगी, पर आपको परसों शायद वीडियो ना मिल पाए, या फिर मैं कोशिश करती हूँ अगर अरेंज टाइम मिल गया तो मैं रिकॉर्ड करके रख दूँगी उसके लिए भी कर। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइएगा जो भी लोग हमारी क्लास देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। जो रेयॉन रेशा होता है, कैसा रेशा होता है? ये अर्ध सेलुलोजिक रेशा होता है, अर्ध सेलुलोजिक रेशा होता है, इसीलिए इसको परिवर्तित रेशा सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है। इसमें हाफ सेलुलोज होता है 50% और 50% रासायनिक पदार्थों का यूज़ किया जाता है। 1925 में रेयॉन नाम, मतलब रेयॉन जो है एक नाम दे दिया गया एफटीसी के द्वारा। ठीक है, फेडरल ट्रेड कमीशन द्वारा, और इसी नाम से जितने भी सेलुलोजिक रेशे बनाए जाते हैं उन्हें रेयॉन नाम दे दिया जाता है। हमारे देश भारत में हमने कल भी आपको बताया था, जो रेयॉन की पहली फैक्ट्री बनी थी 1946 में, है ना, कल मैंने बताया था केरल में। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कपास का पूछा जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 है, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है? ए है अरही, बी है कलमी, सी है आउल, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हमारी जो कच्छ की कढ़ाई में सुई प्रयोग की जाती है वो कौन सी सुई कहलाती है? वो कहलाती है, तो इस सुई को हम अरही कहते हैं। ठीक है, अरही सुई है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको मैं बता देती हूँ, जो कच्छ की कढ़ाई होती है उसमें जैसे जूते सिलने वाले आपने मोची देखे होंगे, वो सिलाई करते हैं तो क्या करते हैं, धागे को चमड़े के नीचे लेकर जाते हैं और फिर ऊपर को निकालते हैं। तो इसी तरीके से ये सिलाई की जाती है, ये कढ़ाई की जाती है, अरही सुई का प्रयोग होता है इसमें। क्वेश्चन 3 है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग? ए है 24 से 30 दिनों तक, मतलब बी है 37 से 63 डेज तक, सी है 71 to 80 डेज तक का, या फिर डी है 90 to 120 डेज का। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। 37 to 63 डेज तक का जो होता है इनका समय माना जाता है। जो रेशम होता है, रेशम को उत्पादित करने वाला जो कीट होता है, वो कीट जो होता है 4 अवस्थाओं से गुजरता है। 4 अवस्थाओं में आपको हम बता चुके हैं, अंडा होता है, लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा होता है, और प्यूपा होता है, और कीड़ा होता है। ठीक है, प्यूपा या फिर कीड़ा। ओके, लास्ट में कीड़ा होता है। हमें रेशम किस स्टेज से प्राप्त होता है? तो प्यूपा की स्टेज से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? ए है तिरोपा, बी है मुर्री, सी है कसीदा, डी है अजरक। जो सिंधी की कढ़ाई, सिंधी आप जानते हो एक पारंपरिक कढ़ाई का नमूना है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में काफ़ी समय से चली आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि पहले की जो कढ़ाइयाँ होती थी, ध्यान रखिएगा, हमेशा ये वंशानुगत हुआ करती थी, वंशानुगत होती थी, मतलब पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती थी, तो ये वंशानुगत कढ़ाइयाँ होती थी। तो उन्हीं में से एक सिंध की कढ़ाई भी है जो कि वंशानुगत है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है। सिंधी की जो कढ़ाई होती है उसका सबसे आम रूप कहें आपसे, या ठीक मतलब बेसिक सा जो रूप बताया गया, या दूसरा नाम कहें तो वो अजरल होता है। ओके, अजरल कहते हैं। अजरल का अर्थ होता है अरबी में नीला, अरबी भाषा का ये शब्द है, और अरबी भाषा में जो इसका अर्थ होता है नीला होता है। ठीक है, नीला अर्थ होता है इसका। ओके, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सिंध के मूल निवासी हैं, वो इस वस्त्र को कैसा मानते हैं? बहुत शुभ मानते हैं, शुभ मानते हैं, क्योंकि इसे वह आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। ठीक है, आशीर्वाद के रूप में अगर पूछा जाए किस वस्त्र को लिया जाता है, तो बहुत सारे हमारे पारंपरिक वस्त्र हैं, उनमें से एक ये भी माना जा सकता है, इसे भी हम शुभ मानते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। बात करते हैं, लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं? ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। तो ये जो इस टाइप के मतलब लहंगा चोली होते हैं, ये राजस्थान के वस्त्र होते हैं। लगभग कई कलियां मिलकर बनती हैं वैसे, लेकिन 40 कली का घाघरा यहाँ का फेमस है।
ठीक है। 40 कली का घाघरा यहाँ का फेमस है। मेरी राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पे आपके समय को बचाने के लिए मैं करती हूँ ये काम कि बस जल्दी हो जाए। दूसरा, आपको पता है मैं एक उंगली से लिखती हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है जो कि मैं रोज़ रोज़ बताती हूँ और अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं जल्दी में लिखती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण हो सकती है इसकी डैश में क्या आएगा। ए है वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, सी है धन आय, डी है आत्मिक आय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो परिवार में कोई भी गृहिणी है, कोई भी कार्य करती है जिसके बदले उसे क्या होती है, अर्निंग होती है। तो देखो आय कितनी प्रकार की होती है। वास्तविक जो आय होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्रत्यक्ष आय होती है, दूसरी अप्रत्यक्ष आय होती है। जो आय होती है आपकी प्रत्यक्ष आय होती है और अप्रत्यक्ष आय होती है। तो उसमें जो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वास्तविक प्रत्यक्ष आय, क्योंकि वो खुद कमा रही है, ठीक है, खुद कमा रही है यहाँ पर, वो किसी से लेकर तो आ नहीं रही है, खुद की अर्निंग है उसकी, तो ये प्रत्यक्ष आय का उदाहरण हो जाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय हो जाएगी। क्यों, सिलाई हो जाए, आपकी पेंशन हो जाए, रॉयल्टी हो जाए, मजदूरी है, मकान का किराया है, ये सब आपकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो इसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए संरचनात्मक, बी है सजीव, सी है सजावटी, डी है अमूर्त। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे भाई, सजावटी डिजाइन है। हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों को जोड़कर एक वस्त्र बना रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि सजावट कर रहे हैं वस्त्र की, ठीक है, क्योंकि नहीं तो सीधे हम कपड़ा बुनेंगे ना, ताना बाना की सहायता से हम टुकड़े क्यों लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हो, सजावटी डिज़ाइन। जैसे कि आपको पता होगा बंगाल का कांथा इसी तरीके का होता है, टुकड़े काट के जोड़ के ही बनाया जाता है ना। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका 8, एक अभिकल्प डिज़ाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच संबंध को कहा जाता है। ये एक अभिकल्प डिज़ाइन है कोई, उसमें जो परिधान के अंदर की जो सभी संधियों के बीच का जो संबंध है, मान लो कोई कपड़ा है आपने सिल के बनाया है, तो उसमें कई जोड़ आपने डाले होंगे, संधि का मतलब कई जोड़, आपने उसमें आस्तीन लगाए होंगे, आपने उसमें गला लगाया होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक सूट है तो आपने इतना काम तो किया ही होगा, आस्तीन है, गला है, डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें डाली होंगी। तो यहाँ पर लय है, ये समरसता है, अवधारणा है या अनुपात है। तो आप कभी भी कोई वस्त्र तैयार करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये होती है कि आपकी जो भी आपके संधि या जोड़ हैं वो सही अनुपात में होने चाहिए, आपकी फिटिंग के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। ए है बाह्य आकृति, बी है शुद्धता, सी है आरामदायकता, डी है निर्माण। तो कोई भी व्यक्ति है जब कपड़ा लेने जाता है तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी नज़र में यही होती है आरामदायकता, और जब कोई व्यक्ति इस गुण को नहीं देखता है तो आप देखते हो पैसे भी चले जाते हैं और आपको क्योंकि जो कपड़ा हमारी बॉडी को चुभता है या कुछ होता है तो उसको पहनने से हम कतराने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस पर हमें आराम फील हो, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है। ए है प्रातः, बी है दोपहर के बाद, सी है शाम, डी है रात्रि। तो हम ज़्यादातर लोग मानते हैं ये समय जो होता है दोपहर के बाद का, जो कपड़ों की खरीदारी के लिए जो समय उपयुक्त होता है वो होता है बी ऑप्शन, दोपहर के बाद। क्वेश्चन है 11, जैबल का पानी, ठीक है, जैबल के पानी की बात कर रहे हैं। जैबल का पानी जो है काम में आता है कपड़े रंगने के लिए, बी है कपड़े के रंग को पक्के करने के लिए, सी है कपड़े के दाग को छुड़ाने के लिए, डी है कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, हम जेबल वाटर का प्रयोग क्यों करते हैं, कपड़े पर चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं। जेबल वाटर जो होता है वो क्या है, किसका विलयन है अगर पूछा जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का ये विलयन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का ये क्या है, विलयन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको पता है जो भी ग्रीस गुड्स जो कपड़े होते हैं तो उनमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, तो उनके दाग धब्बे हटाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जेबल वाटर का प्रयोग करते हैं, जिससे वो साफ़ हो जाए, सफ़ेदी हो जाए, एक तरीके का ब्लीच का कार्य ये करता है। क्वेश्चन 12 है, क्रेबिंग एक फिनिश है, इसके लिए ए है सूती के लिए, बी है सिल्क के लिए, सी है ऊनी के लिए, डी है नायलॉन के लिए। जो फिनिशिंग है कौन सी वाली, क्रेबिंग वाली, ये किसके लिए की जाती है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है आयोग ने सिल्क माना है, ठीक है, सिल्क आंसर इसका माना है। तो उसी हिसाब से हम भी चलेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सिल्क यहाँ पर आंसर माना गया। हालांकि जो
क्रेविंग है वो ऊन में भी की जाती है। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? ए है मूल रंजक, बी है बिखरा डिस्पर्स रंजक, सी है प्राक जैविक रंजक, डी है टंकी रंजक। तो यहाँ पर जो कपास के लिए उपयुक्त रंजक नहीं है वो कौन सा है? बी ऑप्शन सही होगा, बिखरा डिस्पर्स रंजक। ठीक है, तो आज मेरी क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर मैं 2 क्लास रिकॉर्ड करूँगी। एक आपकी जो मैं आज डे है, मैं इस समय रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये ट्यूसडे का समय है। ये क्लास आपको वेडनेसडे को मिलेगी, ठीक है, और वेडनेसडे के बाद एक क्लास आपको मिलेगी थर्सडे को। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अचानक कहीं जाने की प्लानिंग हुई है, जैसे कि कानपुर जाने की प्लानिंग हुई है, तो इस वजह से अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने की तैयारी भी करनी है। अचानक ही पहले था जाने का, फिर कैंसिल हो गया, फिर पतिदेव को ये लगा कि चलो टाइम है, चलते हैं, फंक्शन है, ज़रूरी है, तो फिर एकदम से प्लानिंग हुई और मुझे जस्ट सुबह ही निकलना है। तो आप समझ सकते हो कितना प्रेशर होता है, बच्चों के कपड़े रखना, खुद के कपड़े रखना, खुद की और एक्स्ट्रा तैयारी भी करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगी, मतलब अगर आपको वीडियो में उसके बाद अगर 2 दिन लग जाते हैं, मुझे 2 दिन की तो क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, अगर उसके बाद 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो मैं फंक्शंस आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं वो मुझे देख सकते हैं, क्योंकि कल रूपाली जी का कमेंट था कि मैम आप अपना फेस दिखाइए, तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो अपलोड करूँ प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके, तो इस बहाने आप लोग हमें भी देख लेंगे, ठीक है। तो बॉटिक आधारित है, इसके सिद्धांत पर डैश है पिगमेंट प्रिंटिंग, बी है प्रतिरोध प्रिंटिंग, सी है डिस्चार्ज प्रिंटिंग, डी है रोलर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो बॉटिक आधारित होती है आप जानते हो ये प्रतिरोध प्रिंटिंग का उदाहरण है, क्योंकि हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जो मोम होता है, मोम का प्रयोग करके प्रतिरोध पैदा करते हैं, और जहाँ पर हमें लगाना होता है रंग वहाँ पर हम प्रतिरोध नहीं डालते हैं, और जहाँ पर हमें रंग नहीं लगाना होता है वहाँ पर हम मोम लगा के प्रतिरोध पैदा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 15, पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है। ए है गीली कताई से, बी है सूखी कताई से, सी है द्रवित कताई से, डी है तेलयुक्त कताई से। जो आपका नायलॉन और पॉलिएस्टर है ये दोनों ही मेल्ट विधि से बनते हैं, ठीक है। जो हमारे रेशे होते हैं, रेशे से धागे की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, कताई की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है रासायनिक और एक होती है यांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गीली कताई से जो होता है आपके सूत बनाया जाता है, जिसमें आपका हो जाता है एक तो यहाँ पर रेयॉन नहीं होगा, नायलॉन होता है, और दूसरा पॉलिएस्टर, ये दोनों एक ही मेथड से बनते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए कि जो रेयॉन है वो किस मेथड से बनता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं सूखे से या द्रवित से, ठीक है। तेल युक्त नहीं होती कताई, बी और सी में से बताइए रेयॉन किन में से बनता है, ओके, क्योंकि मेल्ट से तो मैंने बता दिए दोनों। क्वेश्चन 16 है, सूती कपड़ा चलता है तो इसमें निकलती है, यह सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या नारंगी लौ। तो जो भी आपके वनस्पति जगत के कपड़े जलते हैं तो पीली लौ निकलती है, ठीक है, पीली लौ। यहीं पर ऊन वगैरह जलता है तो कैसी निकलती है, नीली लौ निकलती है। क्वेश्चन है 17, ऊनी कपड़ों पर इस्त्री करनी चाहिए। ए है साधारण गर्म इस्त्री, बी है बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, सी है बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, डी है बीच में एक कागज रखकर। तो जब भी ऊनी कपड़ों की इस्त्री करनी हो तो क्या करना चाहिए, बीच में एक सूती कपड़ा रख लेना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 18, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, बी है, सी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर डी है सोडियम क्लोराइड। कौन सा आंसर यहाँ पर जो है सही होगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कपड़े की फिनिशिंग जो होती है का अच्छा पदार्थ है ब्लूज, यहाँ पर ग्लूज होगा, ठीक है, ग्लूज, या फिर ओबाज, सी है स्टफिंग एजेंट्स, या डी है ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पर जो कपड़े की फिनिशिंग होती है इसके लिए जो एजेंट प्रयोग किया जाता है, सबसे अच्छा एजेंट स्टफिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये फिनिशिंग के लिए अच्छे पदार्थ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, ये वस्तु को चमकीला, मुलायम और पहनने योग्य बनाने में सहायता करते हैं। कैसा, चमकीला और मुलायम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 20, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए। मतलब वृद्ध व्यक्ति के लिए जब कपड़े का चुनाव करो तो आप क्या ध्यान रखोगे, कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग या वस्त्र का चुनाव।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है वृद्ध व्यक्ति के लिए, उसके लिए रंग चुनना। ठीक है, मूल्य तो आपको पता ही है, आपको कौन सा मूल्य चाहिए, मतलब किस मूल्य के कपड़े चाहिए, तो आपका बजट आपको पता ही होगा। ठीक है, एज जब वृद्ध की बात हो रही है तो आयु से तो मतलब ही नहीं, भाई वृद्ध है तो फिर 50 से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो रंग जो है, इसका रंग जो है मैटर करता है, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको आप चटकीला भड़कीला रंग ले आओगे तो वो ऊब जाएगा उसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन, क्योंकि वो सादगीपूर्ण रंग पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़े जो हल्के कलर में होते हैं। क्वेश्चन 21 है, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? ए है 160 डिग्री के तापमान पर, बी है 190 डिग्री के तापमान पर, सी है 200 डिग्री के तापमान पर, डी है 150 डिग्री के तापमान पर। यदि आप कपड़े धुलते समय वॉशिंग मशीन में पानी का प्रयोग करो तो अगर गुनगुना पानी डाल देते हो तो क्या है, लगभग 160 डिग्री तापमान का ये पानी होना चाहिए, जिससे आपके कपड़े जल्दी साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और इसमें इसके साथ साथ आप कास्टिक सोडे का प्रयोग भी कर सकते हो, इससे और ज़्यादा कपड़े जो हैं आपके साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, गुनगुना पानी 160 डिग्री और कास्टिक सोडा अगर डालते हो तो कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्वेश्चन 22 है, बच्चों की स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? यह है पक्का रंग, बी है संरंध्र, सी है अवशोषकता, डी है उपर्युक्त सभी। पक्का रंग आप जानते हो, जो बच्चे होते हैं वो गंदे भी करते हैं। दूसरा बात यह है कि उनको रोज़ पहनना है यूनिफॉर्म, अगर उसका रंग रोज़ निकलेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो ड्रेस जो है फेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, भाग दौड़ करते हैं, संरंध्र मतलब भाग दौड़ के लिए उनके लिए ऐसे कपड़े होने चाहिए जो वो भाग दौड़ ईजिली कर सकें, और उन्हें भाग दौड़ करते हैं तो पसीना वगैरह आता है, तो अवशोषक क्वालिटी होनी चाहिए, वो पसीने को ऑब्जर्व कर सकें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है 23, कार्डिंग के द्वारा रेशों से धागा बनाया जाता है, रेशों को गट्ठर में बांधा जाता है, सी है रेशों को सुलझाया जाता है, डी है रेशों को साफ किया जाता है। तो कार्डिंग के द्वारा देखो, कॉम्बिंग में प्रॉपरली रेशे को सुलझाया जाता है, कार्डिंग में भी काम लगभग सेम किया जाता है, लेकिन सुलझाया नहीं जाता, साफ किया जाता है। छोटे रेशे अलग हो जाते हैं, बड़े रेशे अलग हो जाते हैं, खराब रेशे बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो भी निकल जाती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार कार्डिंग और कॉम्बिंग बिल्कुल आप पढ़ोगे तो एक जैसे लगते हैं, उसमें भी रेशे समानांतर किए जाते हैं, लेकिन उसमें कॉम्बिंग कंघे के द्वारा काट के, मतलब एक कॉम्ब की तरह होता है, उससे कंघे काट कर सुलझाया जाता है, समानांतर किया जाता है, लेकिन इसमें गंदगी को साफ करके समानांतर किया जाता है, खराब एक तरफ साफ एक तरफ। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, ड्राफ्टिंग के द्वारा डैश, ए है कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, बी है कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, सी है कपड़े की सिलाई की जाती है, डी है नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। क्वेश्चन है 25 और इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन होगा। 17-18 मिनट में, मतलब 20 मिनट भी नहीं लगा, आज क्लास हो गई। ठीक है, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? ए है स्क्रीन पेंटिंग, बी है टाई एंड डाई, सी है वॉटिक, डी है स्टेंसिल। तो आप जानते हो वॉटिक में ही क्या होता है, मेनली मुख्य रूप से मोम का प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पेंटिंग में हम मोम का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें भी पदार्थ यूज़ किया जाता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ यूज़ किया जाता है जो स्क्रीन की जो डिज़ाइन है, मतलब उस डिज़ाइन पर ना आए, जो एक्स्ट्रा जगह होती है वहाँ पर उसको नायलॉन के कपड़े पर चढ़ाया जाता है रंग को। ठीक है, और स्टेंसिल पेंटिंग में मतलब स्टेंसिल तैयार किया जाता है, वो कागज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉटिक है इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरोधक के रूप में। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बॉटिक आप जानते हैं जावा एवं सुमात्रा की कला है, और ये इसमें जो बॉटिक होता है, इसमें टिक का अर्थ होता है मोम के द्वारा चित्रण करना। ठीक है, टिक, बॉटिक। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये इसका पूरा नाम जो होता है एम्बॉटिक होता है, एम्बॉटिक। और हालांकि आपको मैं बताऊं, ये कई बुक में कई तरीके से दिया हुआ भी है, ऐसा नहीं है। इसको 1-2 बुक में पढ़ा है, उसमें और ही कुछ अलग चीज़ें दी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो पढ़ते हैं। अच्छा, 25 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।